हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रमेश जी के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज अपने इस नए वीडियो के माध्यम से अपने बात करेंगे भूगोल की जो विशेष शब्दावली है, यानी भूगोल के कुछ विशेष तथ्य है जो एग्ज़ाम के लिए बड़े ही बेहतरीन है और एग्ज़ाम को लेकर इस प्रकार के क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। तो ये जो वीडियो है वो ऑल कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इससे पहले आप रमेश जी के ट्रिक यूट्यूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। दोस्तों, आज की विशेष बात है कि ये जो भूगोल की जो विशेष शब्दावली है वो ऑल कंपटीशन एग्ज़ाम के साथ साथ अगर कोई विद्यार्थी बीए सेकेंड ईयर की तैयारी करता है या बीए फर्स्ट ईयर की तैयारी करता है या बीए फाइनल की तैयारी करता है तो उसके लिए भी बड़े इंपॉर्टेंट तथ्य है। ध्यान देना साथियों, अगर बीए यानी फर्स्ट ईयर है या सेकेंड ईयर है या फाइनल, इन तीनों वर्षों के कोई भी विद्यार्थी अगर ज्योग्राफी उसके पास सब्जेक्ट है तो वो तैयारी करता है तो इस वीडियो उसके जीवन में बड़ा ही बेहतरीन होगा। दोस्तों, इस कोरोना के दौर में वर्तमान में आपकी जो तैयारी है वो नहीं रुकनी चाहिए। तो इसके द्वारा रमेश जी के ट्रिक यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको डेली एक न्यू वीडियो उपलब्ध करवाया जाता है। और आज का जो हमारा जो वीडियो है वो भूगोल की जो ज्योग्राफी की जो विशेष शब्दावली है उनको लेकर है कि कुछ ऐसी बातें होती है जो सीधे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ये किससे संबंधित है। तो प्लीज़ इससे पहले आप वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों, अपने आज बात करेंगे। तो दोस्तों, आप अपने बात करने वाले थे आज ज्योग्राफी से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण शब्दावली है उनको लेकर। तो फिर से आपका वेलकम है रमेश जी के यूट्यूब चैनल पर। तो अपने सामने जो आ रही है वो फर्स्ट शब्दावली है ओजोन। साथियों, बहुत बार बीए के एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है, बीए सेकेंड ईयर फाइनल या थर्ड ईयर में ऐसे प्रकार के जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। अब हमसे पूछ ली जाए ओजोन क्या है, तो साथियों सबसे पहले हमारा आंसर ये होगा, ओजोन एक गैस है और ओजोन का जो रासायनिक सूत्र है वो O3 है। यानी O3 है वो ओजोन का क्या है, रासायनिक सूत्र है। इसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक सूत्र कहते हैं। फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है कि ओजोन जो गैस है वो किस समताप यानी किस मंडल में पाई जाती है। अगर आपको पता है तो हमारे पृथ्वी में जो मंडल है, जैसे क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है, ओजोन मंडल है, ब्रह्म मंडल है। तो इस ओजोन मंडल को हम किस मंडल में रखते हैं, तो हम इसे रखते हैं समताप मंडल में। ध्यान देना साथियों, ओजोन को अपने समताप मंडल में रखते हैं। और ये जो ओजोन गैस है वो 20 से 50 किमी के बीच एक परत बनाकर परावैंगनी किरणों की पृथ्वी से रक्षा करती है। यानी सूर्य से जो भी किरणें आती है उसको अवशोषण कर जो परावैंगनी किरणें है उसको अवशोषित करती है और पृथ्वी से हमारी रक्षा करती है। तो ये थी ओजोन गैस जिसके लिए एग्जाम में क्वेश्चन आती है। फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है मीथेन क्या है। तो साथियों, मीथेन का जो रासायनिक सूत्र है वो क्या है, CH4 है वो मीथेन का रासायनिक सूत्र है। चलिए अपने इस ट्रिक के माध्यम से अपने बात करते हैं मीथेन की। दोस्तों, मीथेन का प्रयोग ज़्यादातर अपने खाद्य के पदार्थों में या अन्य जो अपशिष्ट पदार्थ है उनमें यूज करते हैं। जैसे मैं बोल दूं, धान की खेती की जो भूसी है या चावल की खेती की जो भी अंत में बचा हुआ चारा वगैरह है उसकी जो भूसी है वो मीथेन गैस के द्वारा बनती है। इस गैस का निकास भाग जैविक स्रोतों से उत्पन्न होता है। तो हमें पूछ ली जाए कि जीवन में काम आने वाली वह गैस जो जैविक स्रोतों से हमें सर्वाधिक स्रोत उपलब्ध करवाती है तो वो कौन सी है, मीथेन गैस। साथियों, ध्यान रखना, इसमें जो चावल की खेती है, कंपोस्ट जो खाद है जो मैंने अभी बताया के निर्माण में मीथेन गैस बनती है जो कि ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए भी उत्तरदायी है। क्या है, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए भी उत्तरदायी है। अपने नेक्स्ट शब्दावली की बात करते हैं, गोखुर झील। साथियों, बहुत बार एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन आया हुआ है कि गोखुर झील क्या है, और बीए के एग्जाम में तो पूछे जाते हैं। दोस्तों, बीए के एग्जाम के लिए बता देता हूँ, बीए का जो एग्ज़ाम है वो अभी हाल ही में यानी नेक्स्ट मंथली पक्का होगा। तो दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि रमेश जी के ट्रिक द्वारा आपको डेली इस प्रकार वीडियो मिले कि आपकी जो तैयारी है वो और बेहतरीन हो सके, ताकि आप बीए में अच्छे नंबर ला सको। मुझे पता है कि इस कोरोना की महामारी के दौर में आपकी जो तैयारी है वो धीरे धीरे कमज़ोर होती जा रही है। तो एक बार फिर से तैयारी को मजबूत करने के लिए जुड़ जाइए रमेश जी के ट्रिक से और साथ में वीडियो को शेयर कीजिए। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है गोखुर झील। साथियों, अपने जानेंगे कि जो गोखुर झील है वो क्या होती है। तो नदी की वृद्धावस्था यानी नदी की अंतिम अवस्था बोल सकते हैं। नदी की वृद्धावस्था में जो कि नदी के विसर्प ग्रीवा के
कट जाने से बनती है। ध्यान देना साथियों, अगर मैं बोल दूं इस प्रकार की नदी आ रही है, इसमें इस प्रकार का जो पानी है वो बह रहा है। ध्यान देना साथियों, ट्रिक के माध्यम से अपने समझेंगे। ये जो नदी का है वो किनारा है, यानी नदी की जो चौड़ाई है वो बीच में से इस प्रकार हमें दिखाई दे रही है, जैसा कि आपको स्क्रीन में दिखाई दे रही है। साथियों कई बार क्या होता है कि नदी जब अपने साथ कंकड़ जो पत्थर है वो बहाकर लाती है और धीरे धीरे ये जो तल है या जो मैदान है उसको कट करती है, यानी काटती जाती है, और धीरे धीरे इस प्रकार का एक बड़ा सा आवरण बन जाता है। और इसी आवरण को अपने क्या कहते हैं, गोखूर झील कहते हैं। यानी नदी का जो मीडियम साइज था वो समान था, परंतु धीरे धीरे नदी का बड़ा होना ही क्या कहलाता है, गोखूर कहलाता है। उम्मीद करता हूँ गोखूर झील आप समझ गए होंगे। समतल भूमि तथा बाढ़ के मैदान की इसकी जो विशेषता है वो ज़्यादा रहती है, क्योंकि ये जो झीलें हैं वो मैदान में ज़्यादा बनती है। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ग्रीन हाउस गैसें कौन सी है। आपको एग्जाम में सीधा पूछा जाता है क्वेश्चन कि निम्न में से ग्रीन हाउस गैसें है या निम्न में से ग्रीन हाउस गैसें नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए कि ग्रीन हाउस गैसें कौन सी है। आपको ध्यान होगा कि वायुमंडल में गैसों का ऐसा समूह है जो सूर्य की लौटती किरणों का अवशोषण अत्यधिक मात्रा में करके पृथ्वी को तेजी से गर्म करती है। ध्यान देना साथियों, ग्रीन हाउस गैसें वो गैसें कहलाती है जो सूर्य से लौटती हुई किरणों का अवशोषण करके हमें पृथ्वी को तेजी से गर्म करती है। आईपीसीसी तथा यूएनईपी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट जो प्रोग्राम है उसके तहत जो 6 गैसें है वर्तमान में वो क्या है, ग्रीन हाउस गैसें है। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि वर्तमान में वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की संख्या कितनी है, 6। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सतत विकास क्या है साथियों। सतत विकास तो अपने बेसिक या अच्छे तरीके से इसको समझना है कि क्या होता है सतत विकास। एक बात बता देना चाहता हूँ साथियों, सतत विकास हम उस विकास को कहते हैं जो वर्तमान में जो पीढ़ी चल रही है अगर वो किसी सामग्री का उपयोग करती है और आगे आने वाली जो भी भावी पीढ़ी है उसके लिए अगर इस वस्तु को अंतिम समय या भविष्य में भी बनाए रख सके, उसे अपने कहते हैं सतत विकास। सतत विकास का अर्थ हो गया अपने साथ साथ विकास, आगे जो भावी पीढ़ी है उनका भी क्या करना, हमें विकास करना, तो उसे अपने कहते हैं सतत विकास। साथियों विकास की ऐसी प्रक्रिया जिसमें प्राकृतिक साधनों का इस प्रकार दोहन किया जाए जिससे वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करके साथ साथ है भावी पीढ़ियां की आवश्यकताएं की पूर्ति की कठिनाई न हो। ध्यान देना साथियों, सतत विकास उस विकास को कहते हैं जिसमें वर्तमान जो पीढ़ी है वो भी अपने विशेष सामग्री का उपयोग कर ले और जो भावी आने वाले समय में जो भी पीढ़ी है वो भी इस वस्तु का प्रयोग कर सके। अपने नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, हिमपात क्या होता है। हिमपात तो आज आपको पता चलेगा। हिमपात तो जब आकाश में वायु का तापमान त्वरित गति से गिरकर, ध्यान देना, जब आकाश में वायु का तापमान त्वरित गति से गिरकर हिमांक अर्थात 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी नीचे पहुंच जाता है। कौन पहुंच जाता है, तापमान। तापमान साथियों 0 डिग्री सेंटीग्रेड से हिमांक के रूप में पहुंच जाता है तो वाष्प सीधे हिमकणों में बदल जाते हैं। वाष्प किस में बदल जाते हैं, हिमकणों में, तथा इसके नीचे गिरने की प्रक्रिया को हिमपात कहते हैं। क्या कहते हैं, हिमपात। दोबारा से समझते हैं इसको। हमें पूछा गया हिमपात क्या है। बेसिक क्वेश्चन अगर बीए सेकेंड ईयर या बीए के एग्जाम में देखते हैं तो कई बार क्वेश्चन आया है कि हिमपात किसे कहते हैं, भूगोल के शब्दावलियों को लेकर। तो जब आकाश में वायु का जो तापमान है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे चला जाता है तब वहाँ वाष्प सीधे हिमकिरणों में बदल जाते हैं और ये गिरने की जो प्रक्रिया वो क्या कहलाती है, हिमपात कहलाती है। अपने बात करते हैं व्यापारिक पवनें क्या होती है। व्यापारिक पवनें ये नहीं है कोई व्यापार के लिए जो पवनें चलती है उसे अपने व्यापारिक पवनें कहती हैं, बिल्कुल गलत होगा। ध्यान देना, व्यापारिक पवनें वह पवनें एक स्थायी पवन यानी एक सीमित दिशा में चलने वाली या स्थायी जो पवन है, एक स्थायी पवन जो उष्ण तथा उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी से भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी की ओर प्रवाहित होती है। इसकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी पूर्वी तथा दक्षिणी पूर्वी गोलार्ध के रूप में हमें मिलती है। तो जो उच्च वायुदाब की पेटी है वो भूमध्य सागर से निम्न वायुदाब पेटी की ओर प्रवाहित होती है, उसे अपने क्या कहते हैं, व्यापारिक पवनें कहते हैं। अपने बात करते हैं पूर्ववर्ती नदी की, कौन सी पूर्ववर्ती नदी होती है। तो दोस्तों ऐसी नदी जो वर्तमान उच्च वचीय
स्वरूप के विकास के पूर्व भी विद्यमान थी, यानी जब उनका धीरे धीरे विकास हो रहा था तब भी वह अपने स्थान पर विद्यमान थी और अभी भी अपने यथावत मार्ग पर प्रवाहित हो रही है। उदाहरण जैसे सिंधु है, सतलुज है, ब्रह्मपुत्र है और यमुना। दोस्तों, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है, यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी चंबल है और चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी बनास है और बनास की सबसे बड़ी सहायक नदी मोरेल नदी है। दोस्तों, यमुना जो बंदरपूछ की पहाड़ियों से निकलती है, सतलुज जो तिब्बत के पठार से निकलती है। तो साथियों, हमें पूछा गया है पूर्ववर्ती नदी। तो पूर्ववर्ती नदी वह नदी होती है जो प्राचीन समय से बह रही हो, वर्तमान में भी वही मार्ग है जो प्राचीन समय में था, उसी दिशा में जो नदी बह रही है उसे अपने पूर्ववर्ती नदी कहते हैं। पूर्व का अर्थ हो गया पहले वाली नदी। फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, दैनिक तापांतर क्या है। प्रत्येक विद्यार्थी के मन में ये डाउट होगा कि दैनिक तापांतर क्या होता है। अगर वो आंसर देगा तो सीधा देगा दिन में तपने वाला तापमान या एक दिन में जो भी तापमान होता है उसे दैनिक तापमान कहते हैं। ध्यान देना साथियों, इसकी जो सही परिभाषा है अपने जियोग्राफी के माध्यम से देखते हैं तो किसी भी स्थान, ध्यान देना, किसी भी स्थान के किसी दिन के न्यूनतम एवं अधिकतम तापमान के अंतर को दैनिक तापांतर कहते हैं। कि एक तो तापमान निम्नतम यानी बिल्कुल कम होगा और एक जो तापमान है वो कितना होगा, सबसे ज़्यादा होगा। इन दोनों का जो अंतर है, एक तो निम्न का और एक उच्च का, इन दोनों का जो अंतर है वो भी क्या है, दैनिक तापांतर कहलाता है। उषांक क्या है, तो साथियों उषांक से तात्पर्य उस बिंदु से है। किससे, उषांक से तात्पर्य उस बिंदु से है जिस पर कोई तृप्त होकर और अधिक जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता खो देती है, तत्पश्चात आर्द्रता छोटी छोटी बूंदों में परिवर्तित हो जाती है। उषांक से तात्पर्य उस बिंदु से है जिस पर वायु संतृप्त होकर, यानी वायु का एक संगठित होकर अधिक जलवाष्प यानी जल के जो कण है वो अधिक ग्रहण करना, जो उसकी क्षमता है वो खो देना उषांक कहलाता है। चक्रवात, ये क्वेश्चन है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पिछले साल बीए के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि चक्रवात किसे कहते हैं। तो आज आप जानोगे चक्रवात है किसे कहते हैं। तो चक्रवात अत्यधिक निम्न वायु दाब के केंद्र होते हैं और मैंने अभी बताया था कि जो भूमध्य सागरीय रेखा है, ध्यान देना साथियों, इस प्रकार का जो गोलोब है वहाँ पर जो 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा है उसे अपने विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहती हैं। अगर इसके ऊपर चले जाएंगे यानी उत्तरी ध्रुव की ओर तो 23.5 डिग्री जो हमें रेखा मिलेगी वो क्या है, कर्क रेखा। अगर दक्षिणी ध्रुव में आएंगे तो 23.5 डिग्री जो रेखा मिलेगी उसे अपने क्या कहते हैं, मकर रेखा। तो इसके जो बीच की 0 डिग्री अक्षांश रेखा है ये अपने अक्षांश है। तो 0 डिग्री अक्षांश रेखाएं पर जो वायु है वो निम्न वायु दाब से केंद्र की ओर बहता है, यानी इस केंद्र की ओर आता है और उच्च वायु दाब बाहर की ओर चला जाता है। तो वायु दाब है वो केंद्र में होती हैं जिसमें हवाएं केंद्र की ओर गति करती है। इसकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की दिशा के विपरीत तथा दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की दिशा की ओर होती है। तो वायु दाब एक केंद्र में स्थित चक्रवात का नाम है। बहुत बार क्वेश्चन आया है आम्र वर्षा क्या है। तो आम के द्वारा होने वाली वर्षा को आम्र वर्षा अपने नहीं कहेंगे, ये तो आंसर अपना गलत होगा। ध्यान देना साथियों, जो संपूर्ण दक्षिण पूर्वी एशिया यानी दक्षिण पूर्वी जो संपूर्ण एशिया है तथा भारत में अप्रैल या मई के माह में, कौन से माह में साथियों, अप्रैल तथा मई के माह में जो मानसून पूर्व वर्षा होती है यानी मानसून के जो पहले वर्षा होती है उसे अपने अम्र वर्षा कहते हैं। और ये आम के लिए लाभदायक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आम के लिए लाभदायक होने के कारण अपने क्या कहते हैं, इसे अम्र वर्षा कहते हैं। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अंत प्रवाह प्रदेश किसे कहते हैं। तो अंत प्रवाह प्रदेश से तात्पर्य उन क्षेत्रों से हैं जिन क्षेत्रों की नदियों का जल किसी खुले समुद्र आदि में न गिरकर, अंत प्रवाह क्षेत्र यानी किसी खुले समुद्र आदि में न गिरकर विशाल जलाशयों में गिरता हो। बड़े बड़े जलाशयों या बड़े बड़े सागरों में ये जो जल गिरता है उसे अपने अंत प्रवाह क्षेत्र कहते हैं। जैसे यूराल है, निप्पर है, ये नदियों के आपके सामने नाम है। उष्मा द्वीप, सबसे पहले उष्मा द्वीप से आपको एक बात याद आ रही होगी, द्वीप क्या होता है साथियों। द्वीप का भावार्थ है कि जिसके चारों ओर पानी हो, यानी जिसके चारों ओर जो वाटर होता है और उस पानी के बीच में एक द्वीप बना दिया जाता है उसे अपने द्वीप कहते हैं। फिर अपनी बात आती है प्रायद्वीप क्या होता है। तो ध्यान देना, वह स्थल जो तीनों ओर जल से घिरा हो। द्वीप के तो चारों ओर जल होगा परंतु वह स्थल जो तीनों ओर से जल से घिरा हो उसे क्या कहते हैं, अपनी द्वीप
सॉरी प्रायद्वीप कहते हैं। अब अपने बात करने वाले हैं उष्मा द्वीप की। तो उष्मा द्वीप किसी नगर के ऊपरी भाग का तापमान, ध्यान देना, किसी नगर के ऊपरी भाग का तापमान जो अपने आसपास के अन्य क्षेत्रों से अधिक रहता हो, उष्मा द्वीप कहलाता है। कि किसी नगर के ऊपर का तापमान जो अपने आसपास के अन्य क्षेत्रों से अधिक रहता हो, यानी हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ का तापमान अधिक रहता हो, तो अपने इसको क्या कहेंगे, उष्मा द्वीप कहेंगे। अपने बहुत बार आपने जो नाम है वो सुना होगा गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड जैसे जब पृथ्वी का विखंडन हुआ था, जिसको अपने पेंजिया नाम दिया था, और बीच में जो सागर बचा था उसे अपने तेथी सागर नाम दिया था। एक बार बता देता हूँ, इस प्रकार का विशाल भूखंड गोला था, क्योंकि प्राचीन समय में पृथ्वी नहीं थी। अगर धीरे धीरे वातावरण के कारण इस गोले में विस्फोट हुआ, और विस्फोट होने के कारण ये जो गोला है वो दो भागों में डिवाइड हो गया। दो भागों में डिवाइड होने के कारण साथियों यहाँ समझना, दो भागों में डिवाइड हो गया। इसे अपने नाम दिया गया अंगारा लैंड। मैं लिख देता हूँ, इसे अपने नाम दिया गया अंगारा लैंड, और इसे अपने नाम दिया गया गोंडवाना लैंड। ये वही गोंडवाना लैंड है जहाँ पर एशिया महाद्वीप है, या दक्षिणी अफ्रीका या दक्षिण अमेरिका की उत्पत्ति हुई। बीच में ये जो आपको जगह दिखाई दे रही है, ये तेथी सागर। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा कि जब पृथ्वी का विखंडन हुआ तब गोंडवाना लैंड एक भाग था, और इसी गोंडवाना लैंड से अपने प्यारे भारत की उत्पत्ति हुई है। पृथ्वी का समस्त सतलीय भाग कार्बोनिफेरस युग में एक पिंड के रूप में था। संपूर्ण भाग पेंजिया कहा गया। पेंजिया के टूटने के क्रम में धीरे धीरे जो भाग है वो लोरेंसिया या जबकि दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड कहा गया। गहन कृषि, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर इसे अपने गहन कृषि कहते हैं तो इसी को मैं बोल देता हूँ सीमित कृषि। यह एक ऐसी कृषि पद्धति है, ध्यान देना, ये कृषि को लेकर अपना टॉपिक है कि यह एक कृषि पद्धति है जिसमें उन्नतम बीज, यानी जो उच्च क्वालिटी के जो बीज होते हैं, उर्वरक है, कृषि उपकरणों के द्वारा एक ही भूमि पर एक वर्ष में कई फसलों को तैयार करना गहन कृषि कहलाता, उसे गहन कृषि अपने कहते हैं। जैसे भारत है, श्रीलंका है, चीन है या जापान है आदि देशों में गहन खेती का जो वर्तमान में हमें पर्सनल का दौर मिलता है। फिर अपने बात करते हैं ग्रीनविच रेखा क्या है। तो अगर आपको नहीं पता है तो ग्रीनविच रेखा होती क्या है, तो ध्यान देना। ग्रीनविच रेखा अपने में जैसे बोल दूँ जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा, इसको अपने क्या कहते हैं, ग्रीनविच रेखा कहते हैं। ध्यान देना साथियों, शून्य अंश देशांतर रेखा जो ग्रेट ब्रिटेन के ग्रीनविच नामक स्थान पर स्थित, अब ग्रीनविच रेखा इसी रेखा को कहते हैं जो ग्रीनविच शहर से गुजरती है, और जो शहर है वो ग्रेट ब्रिटेन में स्थित है, जिसे वर्तमान में अपने इंग्लैंड कहते हैं, में स्थित रॉयल वेधशाला से होकर गुजरती है, ग्रीनविच रेखा कहलाती है। तो ग्रीनविच रेखा को 0 डिग्री देशांतर रेखा भी कहती हैं। अन्य देशांतर रेखाओं का निर्धारण इसी रेखा से होता है। चंद्र ग्रहण, अब आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार के बहुत आते हैं ज्योग्राफी को लेकर कि चंद्र ग्रहण कब होता है। ऑप्शन दे देगा पृथ्वी और सूर्य के बीच, सूर्य एवं चंद्रमा के बीच, या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रकार को आपको ध्यान रखना चाहिए। ध्यान देना साथियों, चंद्र ग्रहण, चंद्र ग्रहण जब होता है जब पृथ्वी, जिसे मैं बोल देता हूँ अर्थ, और यहाँ मैं बना देता हूँ सन यानी सूर्य, यहाँ अर्थ हो गई या यहाँ हो गया सन हो गया। अगर इसके बीच चंद्रमा आ जाता है, क्या आ जाता है, इसके बीच चंद्रमा आ जाता है, तब होता है चंद्र ग्रहण। क्या होता है, तब होता है चंद्र ग्रहण। अगर यहाँ बोल दूँ, यहाँ आ जाए चंद्र ग्रहण यानी चंद्रमा आ जाए, और यहाँ सन यानी सूर्य है, अगर इसके बीच आ जाए पृथ्वी, तब होता है सूर्य ग्रहण। क्या होता है, सूर्य ग्रहण। ध्यान देना, चंद्र ग्रहण जब पृथ्वी सूर्य, दोस्तों इसको दोबारा से समझना, चंद्र ग्रहण क्या होता है, तो जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के मध्य होती है, किसके बीच, ये जैसे पृथ्वी है, एक तो हो गया सूर्य और एक अपना हो गया चंद्रमा, सूर्य और चंद्रमा के बीच अगर पृथ्वी होगी तब होगा चंद्र ग्रहण, और अगर चंद्र या चंद्रमा यहाँ जाए, पृथ्वी यहाँ जाए, तब होगा सूर्य ग्रहण। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। तो ऐसी स्थिति में पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है जिसे चंद्र ग्रहण की स्थिति होती है। दो आब क्या है, दो आब यानी दो नदियों का मार्ग जिसे बोलते हैं,
दो नदियों के मध्य स्थित जलोढ़ मैदान को दोआब कहते हैं। दो नदियों के मध्य स्थित जलोढ़ मैदान को क्या कहते हैं? दोआब कहते हैं। यह शब्द विशेषकर दो नदियों के संगम क्षेत्र की भूमि के लिए प्रयुक्त होता है। रचना, बारी, विशिष्ट आदि प्रमुख दोआब क्षेत्र है। अपने बात करते हैं ध्रुव तारा। ध्रुव तारा ब्रह्मांड में, ध्यान देना साथियों, ब्रह्मांड में स्थित एक ऐसा तारा जो सदैव उत्तर की ओर इंगित करता है। क्या? नॉर्थ की ओर, जो उत्तर नॉर्थ की ओर जो हमें इंगित करता है या संकेत देता है, अपने उसे कहते हैं ध्रुव तारा। उत्तरी गोलार्ध में यह प्रत्येक स्थान से उत्तर दिशा में दिखाई देता है। ये वास्तविक उत्तर को इंगित करता है, तो इसे अपने ध्रुव तारा कहते हैं। अपने बात करते हैं नित्य वाहिनी पौनी। तो नित्य वाही जो पौने से तात्पर्य है कि ऐसी पौने जो निरंतर एक ही दिशा में चले। विषुवत रेखीय पौने, व्यापारिक पौने या ध्रुवीय पौने, इसके 4 एग्जाम्पल है। जेट स्ट्रीम। अब होती क्या है जेट स्ट्रीम? ये क्वेश्चन BA फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को पूरा देखिए। जेट स्ट्रीम साथियों, जेट स्ट्रीम का अर्थ है वायुमंडल में क्षोभ सीमा के आसपास। मैंने अभी बताया था क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है, ओजोन मंडल है, भ्रीम मंडल है, आयन मंडल है। तो वायुमंडल में जो क्षोभ सीमा है उसके आसपास जो प्रवाहित होने वाली तीव्र पश्चिमी पवनों को जेट स्ट्रीम कहते हैं। ये 150 से 500 किमी की चौड़ाई तथा कुछ किमी की मोटाई से 50 से 60 नॉट के वेग से चलती है। भ्रंश दरार घाटी, भूतल पर हुए दरारों के कारण, यानी भूमि के तल पर हुए दरारों के कारण दो भ्रंशों के मध्य का भाग धंस जाता है। इन्हें दरार घाटी कहते हैं। जॉर्डन नदी घाटी, नर्मदा, ताप्ती आदि ये दरार घाटियों के उदाहरण हैं। अब ये जो भ्रंश घाटी है वो होती कैसी है? जिस प्रकार ये समतल एक मैदान या जिसे अपने भूतल बोलते हैं, और धीरे धीरे दरारों के कारण ये स्थान है वो एक तरह से क्या हो रहा है? कट रहा है। और कटने के कारण ये किसी समतल मैदान में घुस गया या किसी नदी के पेटे पे घुस गया, तब अपने इसे भ्रंश दरार घाटी कहते हैं। निहारिका। निहारिका ब्रह्मांड में धूल गैस तथा घने तारों के समूह को जो निहारिका है वो कहते हैं। क्या किसे कहते हैं निहारिका? ब्रह्मांड में धूल गैस और घने तारों के समूह को निहारिका कहती है। हमारी आकाश गंगा में अनेक निहारिका है। ये अत्यधिक तापमान लगभग 6000 जीरो सेंटीग्रेड से अधिक होती है। वर्टिसोल। वर्टिसोल को अपने काली मिट्टी या रेगर मिट्टी भी कहते हैं। इस श्रेणी की मृदा वर्षा होने पर फैलती है। एक सूखे जाने पर इसमें दरारें पड़ जाती है। इसमें कले की बहुलता है और उदाहरण इसका है साथियों काली मिट्टी। अपने बात करते हैं खादर। आपने अगर पढ़ा है तो आप 6th क्लास से लेकर 10वीं क्लास तक ही बात पढ़ते हैं, वांगर क्या होता है और खादर क्या होता है। तो खादर को अपने नवीन जलोढ़ से निर्मित अपेक्षागर जो मैदान होता है उसे अपने खादर कहते हैं, वही वांगर प्राचीन। तो साथियों यहाँ नदियों के बाढ़ का पानी लगभग प्रतिवर्ष पहुँचता है। ये उपजाऊ प्रदेश होता है जो कृषि के लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, मैदान कहलाता है। मोनाजाइक बालू। भारत में मोनाजाइक का विश्व में सबसे बड़ा संचित भंडार है। ये केरल के तट पर पाया जाता है। मोनाजाइट से थोरियम प्राप्त होता है। अगर यू क्वेश्चन आ जाए कि थोरियम क्या कहते हैं, तो ध्यान देना थोरियम जो है वो एक आणविक खनिज है जिसमें बम वगैरह बनाने का कार्य किया जाता है। थोरियम जो केरल की बालू तट से हमें प्राप्त होता है। टोडा क्या है? तो टोडा एक जनजाति का नाम है जो तमिलनाडु की जो नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं उसमें हमें मिलती है। ये जो जाति है वर्तमान में भी पिछड़ी हुई है, और तमिलनाडु की जो नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं वो दक्षिण की सबसे नीचे की जो पहाड़ियाँ हैं, नीलगिरी की जो पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है वो दादा बेटा है। काजीरंगा। काजीरंगा असम में एक स्थित राष्ट्रीय उद्यान है जो एक सींग गेंडे वाले एवं हाथियों के लिए प्रसिद्ध है, और इसे यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया गया है। नॉर्वेस्टर। अब क्या होता है नॉर्वेस्टर? गर्मियों में अप्रैल मई महीने में शुष्क एवं उष्ण जो कटिबंधीय है, ध्यान देना, गर्मियों में अप्रैल मई महीने में शुष्क एवं उष्ण स्थानीय पवनों में आर्द्र समुद्री पवनों के मिलने से प्रचंड स्थानीय तूफान जिसमें वर्षा तथा ओले पड़ते हैं, इसे पश्चिमी बंगाल में नॉर्वेस्टर या काल वैसाखी कहते हैं। सीधा सा अर्थ है इसका, नॉर्वेस्टर जो वर्षा होती है उसमें जो ओले पड़ते हैं उसे काल वैसाखी पश्चिमी बंगाल में जानती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। तो अंतर्राष्ट्रीय जो तिथि रेखा है वो ग्लोब पर 180 डिग्री देशांतर के लगभग साथ काल्पनिक रूप से निर्धारित की गई है। यानी कल्पना के अनुसार एक रेखा जो प्रशांत महासागर के जलीय भाग से गुजरती है। इस तिथि रेखा के दोनों तरफ 24 घंटे का अंतर होता है। अशोक अक्षांश।
साथियों असो अक्षांश किसे कहते हैं? 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांश वाली उच्च वायुमंडलीय दबाव की शांत पेटी जो कि सूर्य के साथ खिसकती है असो अक्षांश कहलाती है। कितने डिग्री की? 30 से 35 डिग्री अक्षांश वाली रेखाएं। तो 30 से 35 अक्षांश वाली उच्च जो वायुमंडलीय दबाव जो पेटी है वो खिसकती है, उसे असो अक्षांश कहते हैं। इस भाग में प्रति चक्रवाती हवाएं चलती है। क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह से तात्पर्य है मंगल तथा बृहस्पति ग्रहों के मध्य पाए जाने वाले असंख्य छोटे छोटे तारा समूह को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। क्षुद्र का अर्थ छोटा होता है। यह ग्रह अन्य ग्रहों की तरह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। अल नीनो क्या है? अल नीनो, तो आज आप जानोगे अल नीनो के बारे में। बात करते हैं अपने अल नीनो। अल नीनो पूर्वी प्रशांत महासागर की पेरू के किसके पेरू एक देश का नाम है। पेरू के तट से उत्तर से दक्षिण की दिशा में प्रवाहित होने वाली गर्म समुद्री धारा है जो हम्बोल्ट धारा को प्रतिस्थापित कर 30 से 36 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य बहती है। अल नीनो के कारण सागर में स्थित मछलियों के आधारभूत जो आहार है वो प्लेंकटन की कमी के कारण मछलियां मरने लगती है। ये धारा मानसून को भी प्रभावित करती है। अवरोही पवनें क्या होती है? मैथ में आपने सुना है आरोही क्रम अवरोही क्रम। तो आरोही जो घटते से बढ़ता और अवरोही बढ़ते से घटता। तो ऐसी पवनें जो रात्रि में ठंडी होकर पर्वतीय ढालों से नीचे घाटी की ओर जो प्रवाहित होती है उसे अपने अवरोही पवन कहते हैं। इसे पर्वतीय पवन भी कहा जाता है। आग्नेय सेल। आग्नेय सेल हमारे 3 प्रकार के आग्नेय, अवसादी और कायांतरित। अपनी बात करेंगे आग्नेय सेल कौन सी होती है। आग्नेय सेल का निर्माण तरल मैग्मा के शीतल एवं ठोस जाने से या ठंडा होने से हुआ। ये सेल कठोर एवं अप्रवेश्य होती है जो इसमें जीवाश्म का भी अभाव होता है। ध्यान देना साथियों, मैग्मा या लावा के जमने से जिस सेल का निर्माण होता है आग्नेय सेल कहती है। उल्का। वे खगोलीय पिंड जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही जलने लगते उसे उल्का पिंड कहती हैं। क्या? कि वे खगोलीय पिंड जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही जलने लगते हैं उनको उल्का पिंड कहते हैं। ये प्राय वायुमंडल में ही जलकर नष्ट हो जाते हैं, परंतु कभी कभी बड़ा आकार होने के कारण ये पृथ्वी पर भी आ गिरती हैं। भुज जो गुजरात का एक स्थान है। गुजरात में कच्छ जिले पर मुख्यालय है। इस क्षेत्र में प्राय भूकंप आते रहते हैं। और जब हमारे प्रधानमंत्री सबसे पहले गुजरात के मुख्यमंत्री भी रहे ये, तो 2002 का आपको भूकंप याद होगा जो एक इतिहास में अलग ही टॉपिक रखता है। भाखड़ा नागल परियोजना। और भाखड़ा जो नागल परियोजना है वो सतलुज नदी पर बनाई गई है। ये जो भाखड़ा है वो हिमाचल प्रदेश में, और नागल जो बांध है बिजली उत्पादन करने के लिए पंजाब में बनाया गया। इस जलाशय का नाम गोविंद सागर है जिसे भारत का सबसे वृहत सागर के नाम से जानते हैं। इस परियोजना से हिमाचल प्रदेश है, पंजाब है, हरियाणा एवं राजस्थान को बिजली है वो प्राप्त होती है। अपने नेक्स्ट बात करते हैं साथियों केप केमोरिन। क्या होता है केप केमोरिन? तो तमिलनाडु का दक्षिणी छोर जहां अरब सागर, हिंद महासागर एवं बंगाल की खाड़ी का जो जल मिलता है उसे अपने केप केमोरिन कहते हैं। जहाँ तमिलनाडु का जो दक्षिणी छोर है जिसे अपने कन्याकुमारी कहते हैं, वहाँ पर अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी का आपस में जल मिलता है तब उसे कहते हैं। वुलर झील। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वुलर झील है जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। तराई प्रदेश। इसका विस्तार भामर प्रदेश के दक्षिण में है जहाँ महीन कंकड़ पत्थर, रेत, चिकनी मिट्टी का निक्षेप मिलता है। तराई प्रदेश में भामर प्रदेश की लुप्त नदियाँ पुनः सतह पर प्रकट होती है। कार्डमम की जो पहाड़ियाँ हैं वो केरल तथा तमिलनाडु की सीमा पर अवस्थित ये पहाड़ियाँ जिसे अपने इलायची की पहाड़ियों के नाम से भी जानते हैं, जो दक्षिण भारत की सबसे नीचे की पहाड़ियाँ मानी जाती है। चिल्का झील जो उड़ीसा में स्थित है, और चिल्का झील भारत की सबसे खारे पानी की झील है जो अत्यंत प्रदूषित झील भी हो चुकी है। डाचीग्राम नेशनल पार्क जो श्रीनगर के निकट डाचीग्राम नेशनल पार्क अवस्थित है। ये नेशनल पार्क कस्तूरी मृग एवं तेंदुआ के लिए प्रसिद्ध है। फिर अपने बात करते हैं सैवनीय वर्षा। और सैवनीय जो वर्षा है वो स्थानीय तापमान वृद्धि के कारण सैवनीय वर्षा होती है। वायु गर्म होकर ऊपर उठती है और ठंडी होकर स्थानीय वर्षा के रूप में नीचे गिरती है। काली मृदा। अपने इस मृदा को 4-5 नामों से पुकारते हैं। काली मृदा है, रेगुर मृदा है, रेगिरी मृदा है, या काली कपासी या काली मिट्टी मृदा भी कहते हैं। तो दोस्तों ये काली मृदा इसी कारण है क्योंकि इसकी जो उत्पत्ति है वो लावा या मैग्मा से हुई, और काली मृदा पर सर्वाधिक जो फसल है वो कपास से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्वारीय वनस्पति।
इस प्रकार की वनस्पति समुद्री तटीय निम्न डेल्टाई भागों में पाई जाती है जहाँ ज्वार के कारण नमकीन जो जल है उसका फैलाव होता है। बनिहाल दर्रा, फिर पंजाल पर्वत श्रेणी में स्थित यह दर्रा जम्मू कश्मीर को जोड़ता है। पीली क्रांति, पीली क्रांति जो भारत सरकार द्वारा या भारतीय कृषि उद्योग द्वारा जो चलाई गई क्रांति थी उसे अपनी पीली क्रांति कहते हैं। ये तिलहन को बढ़ावा देने के लिए उसकी ऊंची या अच्छी जो गुणवत्ता बढ़ावा देने के लिए तकनीकी या तिलहन जो प्रौद्योगिकी मिशन प्रारंभ किया गया था। बांदीपुर नेशनल पार्क साथियों कर्नाटक के मैसूर जिले में अवस्थित नेशनल पार्क है। यहाँ जो हिरण है वो मगरमच्छ आदि को संरक्षण प्रदान किया जाता है। बांगर, और बांगर ये पुराने जलोढ़ से निर्मित मैदान है। मैंने अभी बताया था खादर जिसे नवीन कहते हैं, तो ये बांगर प्राचीन। बेरम द्वीप, अंडमान के पूर्वी भाग में स्थित यह द्वीप जो सक्रिय ज्वालामुखी का एकमात्र भारत में उदाहरण है। ऑपरेशन फ्लड, ऑपरेशन फ्लड है वो भारत सरकार द्वारा 1970 में चलाया गया था। दूध के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए श्वेत क्रांति के जनक है वो कौन है? वर्गीज कुरियन है। श्वेत क्रांति के अंतर्गत दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए ऑपरेशन फ्लड है चलाया गया। दूधवा नेशनल जो पार्क है वो हमारे उत्तर प्रदेश में स्थित है जिसे अपने नवाबों की नगरी कहते हैं। एर्नाकुलम केरल का एक जिला है जो भारतीय नौसेना का एक मुख्यालय है। इस बंदरगाह नगर में जलपोत निर्माण, रासायनिक खाद और सूती वस्त्र के जो कारखाने वो मिलते हैं। गिर नेशनल पार्क जो एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है और ये अपने गुजरात में स्थित है। उम्मीद करता हूँ साथियों मेरे द्वारा बताई गई प्रत्येक बातें आपको समझ में आ रही होगी, तो प्लीज़ आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। अपने नेक्स्ट बात करते हैं हल्दिया बंदरगाह। साथियों हल्दिया जो बंदरगाह है वो हुगली नदी के मुख पर अवस्थित एक बंदरगाह है जहाँ तेल शोधक कारखाना भी है। इस बंदरगाह के बनने से कोलकाता जो बंदरगाह है उसमें काफ़ी दबाव पड़ गया। हुसैन सागर, हैदराबाद में स्थित मानव निर्मित झील है जिसे अपने हुसैन सागर के नाम से जानते हैं। यह झील मूसी नदी को एक सहायक नदी पर बनाई गई है। ये हैदराबाद को जलापूर्ति करती है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह मुंबई में स्थित है और व्यापार के लिए काफ़ी अच्छा बंदरगाह माना जाता है। जोग जो जलप्रपात है, ये जलप्रपात जो कर्नाटक में शिमोग जिले में श्रावती नदी पर स्थित है जिसे भारत के सबसे ऊंचे जलप्रपातों में गिना जाता है। सरिस्का टाइगर जो रिजर्व है वो राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है और ये बाघों या चीतल या चिंकारों को संरक्षित करता है। साइलेंट वैली, केरल के पालघाट दर्रा भी कई बार आता है। ये पालघाट जो दर्रा है वो हमें केरल से मुदेरई या तमिलनाडु को जोड़ता है। तो केरल के पालघाट जिले में अवस्थित साइलेंट वैली अपनी जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। इसमें विषुवत या मानसूनी वृक्षों को संरक्षण प्रदान किया जाता है। एग्जाम में लिपुलेख दर्रा का क्वेश्चन बहुत बार आया है। उत्तराखंड में अवस्थित ये दर्रा है जो भारत को तिब्बत से जोड़ता है। मानसरोवर तथा कैलाश पर्वत को जाने का यही दर्रा कहलाता है। कोलूरू झील ये आंध्र प्रदेश में स्थित है जो खारे पानी की झील का प्रकार है। गंगा सागर द्वीप सुंदरवन डेल्टा के सामने बंगाल की खाड़ी में अवस्थित द्वीप है जिसे अपने गंगा सागर द्वीप कहते हैं। ये रॉयल बंगाल टाइगर का क्षेत्र है। मकर संक्रांति के समय इस द्वीप पर एक बड़ा मेला लगता है। सामर झील जिसे भारत की सबसे खारे पानी की झील कहते हैं जहाँ पर अन्य सेल है वो सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। ये राजस्थान की सबसे बड़ी झील मानी जाती है। श्री हरिकोटा जो आंध्र प्रदेश में स्थित ये भारत का परमाणु प्रशिक्षण वो केंद्र है। सुंदरवन ये यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में घोषित किए हुए हैं जिसे बायोस्फीयर रिजर्व कहते हैं। सुंदरवन में मैंग्रोव जो वनस्पति है वो सर्वाधिक देखने को मिलती है। उकाई परियोजना, यह परियोजना तापी नदी पर स्थापित की गई है। इस बहुउद्देशीय परियोजना से गुजरात को जल विद्युत की प्राप्ति होती है। व्हेलर द्वीप महानदी तथा ब्राह्मणी नदियों के डेल्टा क्षेत्रों में स्थित द्वीप है। इस द्वीप में मैंग्रोव जो वनस्पति है वो पाई जाती है। बॉम्बे द्वीप जो बॉम्बे हाई है ये तेल जो है वो मुंबई से 175 किमी की दूरी पर स्थित है। ये भारत का प्रमुख जो तेल क्षेत्र है वो सबसे बड़ा तेल क्षेत्र माना जाता है। तो अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे साथियों कुछ नया लेकर। और दोस्तों आज के बाद जो ज़्यादा वीडियो रहेंगे वो अपनी कंपटीशन के हिसाब से देखेंगे। तो बीए सेकेंड ईयर या बीए फाइनल या बीए फर्स्ट ईयर की वीडियो मैं बनाऊंगा। तो वीडियो प्लीज़ आप जो भी कॉलेज का विद्यार्थी उसको ज़्यादा से ज़्यादा जोड़िए ताकि इस वीडियो के माध्यम से या रमेश जी के ट्रिक के माध्यम से आपको फ़ायदा मिल सके। थैंक यू साथियों, जय हिंद।